हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारा चल रहा है चैप्टर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के चैप्टर में हमने सबसे पहले तो लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट बनाना सीखा। लास्ट क्लास में हमने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में एनपीवी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। और साथ में लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि अगर दो या दो से ज़्यादा मशीनें हमारे पास गिवन हो और अगर हमारे पास रेवेन्यू ना गिवन हो, केवल और केवल कॉस्ट गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों मशीनों की या तीनों मशीनों की जितनी भी नंबर ऑफ मशीन्स हैं सबकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। एंड इसमें भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट कम से कम आए उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और इस पे मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन करवा दिया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया था। आज हमें आगे कंटिन्यू करना है। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का, वो है इक्वल एनुअल कॉस्ट। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में, दैट इज इक्वल एनुअल कॉस्ट, जिसको शॉर्ट में EAC बोल दिया जाता है। सर, ये इक्वल एनुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है और कब अप्लाई होता है? अगर एक कंपनी के सामने दो या दो से ज्यादा ऑप्शन हो, 2 और मोर ऑप्शंस, कंपनी के सामने दो या दो से ज्यादा अगर ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल कंपनी कहती है दो मशीनें हैं, मशीन ए और मशीन बी, तो वो सिचुएशन हो गई दो या दो से ज्यादा मशीनें। और साथ में एंड these options have unequal lives। सर, दो या दो से ज्यादा ऑप्शन तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी थे, तो इक्वल एनुअल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में और स्पेसिफिकेशन क्या है? इक्वल एनुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा मशीनें हो और उनकी जो लाइफ है वो इक्वल ना हो। अगर आप कहते हो दो मशीनें हैं, मशीन ए और मशीन बी, मशीन ए की लाइफ है 4 साल की और मशीन बी की लाइफ है 6 साल की, तो क्या उस सिचुएशन में मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट कैलकुलेट करूं और इसके बेसिस पे डिसीजन दे दूं? क्या ये सही होगा? ऑफ कोर्स नहीं, ये गलत हो जाएगा। सर क्यों? अगर मैं कहता हूं कि कोल के केस में 4 साल में मेरा ये कॉस्ट आएगी, जबकि ऑयल के केस में मेरी ये जो कॉस्टिंग है वो आएगी से एग्जाम्पल 3 साल में। अब इसके बेसिस पे अगर मैं आपको ये कहूं कि ऑयल मशीन बेटर है 363 और 420 के बेसिस पे, तो गलत हो जाएगा। तो EAC का कॉन्सेप्ट कहता है जब लाइफ अलग अलग हो तो उस सिचुएशन में आपको कॉस्ट तो कैलकुलेट करनी है, लेकिन इक्वल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। मतलब आपको टोटल कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन नहीं देना, आपको एनुअल कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन देना है, इक्वल एनुअल कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन देना है। सर, इक्वल एनुअल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो इसके लिए नॉर्मली एक स्टेटमेंट बना लिया जाता है, दैट इज नॉन एज अ स्टेटमेंट ऑफ EAC, इक्वल एनुअल कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होता है? दो या दो से ज्यादा मशीनें होनी चाहिए और उन मशीनों की लाइफ इक्वल ना हो, तो उस सिचुएशन में डिसीजन लेने के लिए हमें EAC का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये सर, दो या दो से ज्यादा मशीनें होगी तो एक तो पर्टिकुलर्स का कॉलम ले लिया और मैं मान लेता हूं कि दो मशीनें, नाम है उनका मशीन ए और मशीन बी, नाम है उनका मशीन ए और मशीन बी। सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, आपको बता दिया जाएगा कि मशीन ए और बी की परचेज कॉस्ट क्या होगी। तो एक तो आप जो भी परचेज कॉस्ट होगी वो आप कंसिडर कर पाएंगे। मशीन की जो परचेज कॉस्ट होती है
वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, 0 पीरियड में होता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा ऑटोमेटिकली प्रेजेंट वैल्यू पे ही होती है, तो आपको इसको किसी भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। परचेज कॉस्ट आप एज इट इज लिख सकते हो। इसके अलावा आपके पास कॉस्ट हो सकती है कि इस मशीनों को ऑपरेट करने की हर साल कुछ कॉस्ट होगी, रिपेयरिंग की कुछ कॉस्ट होगी, मेंटेनेंस की कुछ कॉस्ट होगी, इस तरीके से आपके पास कुछ कॉस्ट हो सकती है। एग्जांपल रनिंग कॉस्ट की मैं बात करूं, तो अगर आपके पास रनिंग कॉस्ट हो तो आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेना कि रनिंग कॉस्ट हर साल इनकर होगी, ये हो सकती है इन द नेम ऑफ रिपेयर कॉस्ट, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिपेयर कॉस्ट। सिंपल सी बात करूं, अगर कोई भी कॉस्ट आपको पर एनम गिवन है या फिर किसी भी ईयर में गिवन है, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू उसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कई बार मेंटेनेंस के नाम से हो सकता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट आप लिख लोगे। किसी भी नाम से गिवन हो, अगर कॉस्ट है तो आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जब सारी की सारी कॉस्ट आप कंसिडर कर लेंगे तो ये ऑफ कोर्स आपका कहलाएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 में कैलकुलेशन शो की थी। अब हमें अगर इन दोनों की लाइफ अलग अलग है तो इस टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन नहीं देना, हमें इसको EAC में कन्वर्ट करना है, दैट इज इक्वल एनुअल कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। और इसको इक्वल एनुअल कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दिया जाता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी से। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी से, एन्युटी का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक साल से ज्यादा के फैक्टर्स का जो एडिशन होता है दैट इज नॉन एज एन्युटी। एक साल से ज्यादा के फैक्टर का जो एडिशन होता है दैट इज नॉन एज एन्युटी, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 करते हुए बताया भी था। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार लास्ट क्लास को रिवाइज कीजिए, उसके बाद इस क्लास पे मूव ऑन कीजिए। जब आप टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट को डिवाइड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी से, तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज नॉन एज इक्वल एनुअल कॉस्ट। और ऑफ कोर्स ये है कॉस्ट, तो कॉस्ट जिस ऑप्शन में कम होगी उस ऑप्शन को हम यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। डिसीजन अगर आपको देना हो EAC के बेसिस पे, अगर आपको इक्वल एनुअल कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन देना हो तो हम सिंपल डिसीजन देंगे ऑल्टरनेटिव विद लोअर EAC, alternative with lower EAC should be selected। जिस ऑल्टरनेटिव में इक्वल एनुअल कॉस्ट कम होगी उस ऑप्शन को हमें यहाँ पे अडॉप्ट करते हुए चलना है। हाँ, अगर जैसे मैंने परचेज कॉस्ट में ये कॉस्ट दे दी, अगर आपके पास कोई स्क्रैप वैल्यू वगैरह गिवन है एट द एंड, इस मशीन की कॉस्ट है 50,000, तो 4th ईयर के एंड में बेचेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा, तो वो आप यहाँ पे लास्ट में माइनस भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ माइनस, अगर कोई भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साल्वेज गिवन है, अगर कोई भी साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ट्रेड इन वैल्यू, इस नाम से कोई भी वैल्यू गिवन है, आप यहाँ पे लास्ट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर देना। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ EAC। हेडिंग पुट करो इक्वल एनुअल कॉस्ट। और सबसे पहले ये जो 3 स्लाइड्स मैंने आपके सामने रखी है, ये तीनों स्लाइड्स आपको कॉपी करनी है, उसके बाद हम इस पर पे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। हेडिंग पुट करो EAC।
के बाद हम EAC कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। जून 2010 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12, XYZ Limited supports the concept of the life cycle costing for new investment decisions covering its engineering activities। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। कब? जब उन्हें कोई भी नया इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग यूज करती है। XYZ लिमिटेड इज टू रिप्लेस ए नंबर ऑफ इट्स मशीन्स। ये क्या करती है कंपनी? टाइम टू टाइम अपनी मशीनों को रिप्लेस करती रहती है। एंड द चीफ इंजीनियर is to decide between the AB machine, a more expensive machine with a life of 10 years, and the CD machine with an estimated life of 5 years। अब कंपनी दो मशीनों के बीच में डिसीजन लेना चाह रही है। एक मशीन का नाम है AB मशीन जिसकी लाइफ है 10 साल की, एक है CD मशीन जिसकी लाइफ है 5 साल की। इफ द CD मशीन इज चूजन, क्योंकि CD की लाइफ 5 साल की आप देख रहे हो, कहते हैं अगर आप CD मशीन को चूज करते हो, इट इज लाइकली दैट इट वुड बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ 5 years बाय अनदर CD मशीन। ठीक है, सिंपल ये जो लाइन है ये हमारे लिए केवल और केवल एक्सप्लेनेटरी है कि अगर आप CD मशीन को चूज करते हो तो आपको 5 साल के बाद मशीन रिप्लेस करनी पड़ेगी CD से ही। सिंपल सी मैं बात करूं, हमारे सामने दो मशीनें हैं AB और CD। AB की लाइफ 10 साल, CD की लाइफ 5 साल। द पैटर्न ऑफ मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट डिफर्स टू टाइप ऑफ मशीन। ये जो दो मशीनें हैं AB और CD, ये किस तरीके से अलग है? इनमें मेंटेनेंस की कॉस्ट और जो रनिंग कॉस्ट है वो अलग अलग है दोनों में। एंड द रेलिवेंट डेटा आर एज गिवन बिलो। तो ये जो पैराग्राफ था 7-8 लाइंस का, उसमें केवल और केवल इतना ही डेटा हमारे लिए रेलिवेंट है कि दो मशीनें AB और CD, AB की लाइफ 10 साल की और CD की लाइफ 5 साल की। दोनों को यहाँ पे नाम तो बता ही दिया, AB और CD। अगर आप AB मशीन परचेज करते हो 19,000 रुपए की कॉस्ट होगी, CD मशीन की परचेज कॉस्ट है 13,000 रुपए की। ट्रेड इन वैल्यू, ट्रेड इन वैल्यू इज नथिंग, इट इज नॉन एज साल्वेज वैल्यू। इट इज नॉन एज साल्वेज वैल्यू। इसका मतलब यह है कि AB इसकी लाइफ कितने साल थी? 10 साल। और CD इसकी लाइफ थी 5 साल। ट्रेड इन वैल्यू का मतलब होता है AB मशीन 10 साल के बाद 3,000 रुपए में सेल हो जाएगी और CD मशीन 5 साल के बाद 3,000 रुपए में सेल हो जाएगी। एनुअल रिपेयर कॉस्ट, हर साल आपको रिपेयरिंग की कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। AB मशीन में 2,000 रुपए लगेंगे, CD में ज़्यादा लगेंगे 2,600 रुपए। साथ में ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट इज नथिंग, इट इज ऑल्सो द रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। आपको हर साल 2,000 रुपए तो AB पे लगाने ही पड़ेंगे। 8वें साल के एंड में 4,000 रुपए और लगाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, केवल 8th ईयर में। फिर इसी तरीके से CD में भी एट ईयर 4 2,000 रुपए और लगाने पड़ेंगे। मतलब आपको AB में 2,000 रुपए तो हर साल लगाने पड़ेंगे और 8th ईयर में 4,000 एक्स्ट्रा लगेंगे। CD में भी हर साल 2,600 रुपए तो वो रिपेयरिंग के लगेंगे ही लगेंगे, उसके अलावा 2,000 रुपए चौथे साल में और लगेंगे। एस्टिमेटिंग फाइनेंस कॉस्ट एवरेज्ड ओवर मशीन लाइफ पर एनम 10%। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको कहा था फाइनेंस कॉस्ट इज नथिंग, इट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट। फाइनेंस कॉस्ट इज नथिंग, इट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? रिकमेंड with the supporting figure which machine should be purchased, stating any assumptions made
और आपके पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर गिवन है 10% का रेट और 10 ईयर्स, तो इस तरीके से पढ़ा जाता है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10% का रेट 10 ईयर्स का रेट है 0.39, 10 ईयर मतलब 10th ईयर। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10% पे 5th ईयर का फैक्टर है 0.62। इसको ध्यान से पढ़ना, ये है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, मतलब 10% पे 10 सालों के फैक्टर का एडिशन 6.15। ये भी है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, 10% पे 5 सालों के फैक्टर का एडिशन 3.80। इसके अलावा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% चौथे साल का केवल 0.68 और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% पे 8th ईयर का फैक्टर 0.47। मतलब जितने भी आपको फैक्टर की जरूरत क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो सकती है वो सारे के सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स गिवन है। PVIF मींस प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, हमें पता है, और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी मींस प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी, ये भी अपने को पता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 मशीनें हैं सर, और दोनों की लाइफ अलग अलग है, और हमसे अगर पूछ लिया गया कि कौन सी मशीन सिलेक्ट करनी है, तो इस सिचुएशन में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा दैट विल बी इक्वल एनुअल कॉस्ट, EAC कॉन्सेप्ट। और इसके लिए हम बनाते हैं एक स्टेटमेंट दैट इज नॉन एज स्टेटमेंट ऑफ EAC। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 12, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 12। हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ EAC, इक्वल एनुअल कॉस्ट स्टेटमेंट। 2 मशीनें हैं तो 3 कॉलम आपको लेने पड़ेंगे। फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ पर्टिकुलर्स, सेकेंड कॉलम विल बी फॉर मशीन AB और लास्ट कॉलम विल बी फॉर मशीन CD। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं परचेज कॉस्ट ऑफ मशीन। आप देख सकते हो परचेज प्राइस गिवन है दोनों का 19,000 और 13,000। परचेज प्राइस गिवन है दोनों का 19,000 और 13,000। परचेज प्राइस की आपको कोई प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज प्रेजेंट वैल्यू पे ही होता है। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा ट्रेड इन वैल्यू है 3,000 रुपए, मतलब स्क्रैप वैल्यू, जो कि मैं लास्ट में माइनस करूंगा। उससे पहले एनुअल रिपेयर की कॉस्ट है 2,000 और 2,600, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिपेयर कॉस्ट। याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनकी लाइफ लिख देता हूं कि जो मशीन AB है इसकी लाइफ है 10 ईयर्स की, और जो मशीन CD है इसकी लाइफ है 5 ईयर्स की। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिपेयर कॉस्ट एज पर क्वेश्चन 2,000 रुपए हर साल रिपेयरिंग की कॉस्ट आएगी, और AB की लाइफ है 10 साल, तो 10 साल के मुझे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी चाहिए, क्योंकि ये केवल 10th ईयर नहीं, ये फर्स्ट ईयर में भी कॉस्ट आएगी, सेकंड ईयर में भी आएगी, हर साल कॉस्ट आएगी। अगर हर साल कॉस्ट आएगी तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा एन्युटी। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 10%, 10 ईयर्स 6.15। कैलकुलेशन हो जाएगी मेरी 2000 मल्टीप्लाई बाई 6.15। सिमिलरली CD के केस में रिपेयरिंग की कॉस्ट तो है 2,600, बट इसकी लाइफ केवल 5 साल है, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 10% पे 5 साल के चाहिए, दैट इज 3.80। करो कैलकुलेशन, 2000 इंटू 6.15 12,300, 2600 मल्टीप्लाई बाई 3.8 9,880।
इसके बाद क्वेश्चन ने कहा एक ओवरऑल कॉस्ट आएगी, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू लिखनी पड़ेगी क्योंकि वो भी आपकी एट द बिगिनिंग तो नहीं है, 4th और 8th ईयर में है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट जो है वो 4,000 रुपए की आएगी। कौन से साल में? 8वें साल में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4,000, ये तो हो गई ओवरऑल की कॉस्ट। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको 8th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने आपको बताया है 10% पे 8th ईयर का फैक्टर है 0.47। सिमिलरली मशीन सीडी के केस में 2,000 रुपए की ओवरऑल की कॉस्ट आएगी। ओवरऑल इज नथिंग, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। चौथे साल में 2000 मल्टीप्लाई बाई, मुझे चाहिए 4th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% पे 4 ईयर्स का गिवन है 0.68। करो जरा मल्टीप्लीकेशन, 4,000 इंटू 0.47, 1880। 2000 मल्टीप्लाई बाई 0.68, 1360। इसके बाद कॉस्टिंग तो खत्म हो गई, बट बीच में मैंने स्क्रैप वैल्यू छोड़ दी थी, तो अब लिख लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप वैल्यू या फिर ट्रेड इन वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ट्रेड इन वैल्यू। ट्रेड इन वैल्यू का मतलब ये मशीन तो हम खरीदेंगे यहाँ पे, वो 10th ईयर के एंड में 3,000 रुपए में सेल हो जाएगी। 10th ईयर के एंड में 3,000 रुपए में सेल हो जाएगी। ये तो है ट्रेड इन वैल्यू, सेल वैल्यू, बट मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो 10वें साल का फैक्टर चाहिए। रेट है 10%, तो 10% पे 10th ईयर का फैक्टर है 0.39, तो मल्टीप्लाई बाई 0.39। ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये आपके पास पैसा आएगा तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सिमिलरली सीडी के केस में भी 3,000 रुपए की ट्रेड इन वैल्यू है, बट ये 5th ईयर के एंड में है, तो फैक्टर अप्लाई होगा 10% पे 5th ईयर का फैक्टर 0.62। करो कैलकुलेशन, 3,000 इंटू 0.39, ये तो आ जाएगा 1170, और 0.62 से मल्टीप्लाई किया जाए क्या आ जाएगा 1860। अब जब सारी की सारी वैल्यूज हमने कंसीडर कर ली तो ये आ जाएगा आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट भी लिख सकते हो। करो जरा एडिशन, 19,000 प्लस 12,300 प्लस 1,880 माइनस 1,170, क्या आ जाएगा आपका 32010, क्या आ जाएगा आपका 32010। सिमिलरली सीडी के केस में कैलकुलेशन 13,000 प्लस 9,880 प्लस 1,360 प्लस 1,860, क्या आ जाएगा 26,100। बट आप ये नहीं कह सकते कि सर सीडी की जो कॉस्ट है वो कम है तो हमें सीडी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीडी की ये कॉस्ट 5 साल की है, जबकि एबी की ये कॉस्ट 10 साल की है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इक्वल एनुअल कॉस्ट। और इक्वल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट होती है इसको डिवाइड करते हैं किससे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी से। तो इसको डिवाइड कर दो। ईएसी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट आपने कैलकुलेट किया इसको डिवाइड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी से। मशीन एबी के केस में 32010, और मशीन एबी की लाइफ है 10 साल की, और 10 साल के फैक्टर की एन्युटी
10 साल के फैक्टर की एन्युटी है 6.15, तो डिवाइड हो जाएगा 6.15 से। इसी तरीके से सीडी की वैल्यू है 26,100, लेकिन इसकी लाइफ केवल 5 साल की है और 5 साल का एन्युटी फैक्टर है 3.8, तो डिवाइड हो जाएगा 3.8 से। अब कैलकुलेट करो, आपको ईएसी पता चल जाएगा, इक्वल एनुअल कॉस्ट पता चल जाएगी। तो यहां पे आ रहा है राउंड ऑफ में 5205 और इधर आ रहा है 26,100 डिवाइडेड बाई 3.8, 6868 6868। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, अगर आप ए बी मशीन सिलेक्ट करते हो तो आपकी हर साल 5,205 रुपए की कॉस्ट आएगी, जबकि अगर आप सी डी मशीन सिलेक्ट करते हो तो आपकी हर साल 6868 की कॉस्ट आएगी। तो बेनिफिट क्या है आपके लिए, मशीन ए बी, तो डिसीजन दे देंगे हम, डिसीजन दे देंगे, डिसीजन होगा मशीन ए बी शुड बी सिलेक्टेड, मशीन ए बी शुड बी सिलेक्टेड। कारण क्या है, ड्यू टू लोअर इक्वल एनुअल कॉस्ट, लोअर ईएसी होने की वजह से मशीन ए बी हम सिलेक्ट करते हुए यहां पे चलेंगे। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। के बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करें, और क्वेश्चन नंबर 13 अगर मैं आपके सामने पढ़ूंगा तो आप एक ही बात बोलोगे, सर ये क्वेश्चन हमें होमवर्क में दे दो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रहा, होमवर्क है ऑफकोर्स आपका, ये क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रहा, केवल आपको ये बता रहा हूं 12 और 13 में क्या चेंज है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो ए बी मशीन थी वो यहाँ पे एक्स मशीन है, जो वहां पे सी डी थी वो यहाँ पे डब्ल्यू मशीन के नाम से इंडिकेट किया गया। वहां पे जो 10 साल की लाइफ थी वो यहाँ पे 12 इयर्स की लाइफ है, और जो वहां पे 5 इयर्स की लाइफ थी वो यहाँ पे 6 इयर्स की लाइफ है। ये चेंज है। इसके अलावा परचेज प्राइस आप देख सकते हो सेम है, ट्रेड इन वैल्यू सेम है, एनुअल रिपेयर कॉस्ट सेम है, ओवरऑल की कॉस्ट सेम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट सेम है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सेम है, एवरीथिंग इज सेम। और ये जो क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, ये आपके एग्जाम में 2 बार ही आ चुका। दिसंबर 2008 में भी ये क्वेश्चन आया, और उसके बाद ये क्वेश्चन हमारे न्यू सिलेबस 2016 में जून 2017 में भी आया। क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, केवल और केवल जो लाइफ थी वो 10 और 12 साल, वो 10 और 5 साल की बजाय यहाँ पे 12 और 6 साल कर दी गई। इसका मतलब केवल और केवल फैक्टर्स में चेंज होगा, और फैक्टर में चेंज होगा तो ऑफ कोर्स आंसर्स में भी चेंज तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका प्योर होमवर्क है, आपको घर से करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14,
कंपनी एक्स is forced to choose between two machines A and B. कंपनी का नाम है X, दो मशीनें उनके सामने A और B, और दोनों में से आपको सिलेक्शन करना है कौन सी मशीन बेटर है. The two machines are designed differently but have identical capacity and do exactly the same job. दिखने में दोनों मशीनें अलग अलग हैं, बट दोनों की कैपेसिटी सेम है. अगर आप मशीन ए पे 10,000 यूनिट बना सकते हो तो बी पे भी 10,000 यूनिट ही बना सकते हो. टू एग्जैक्टली द सेम जॉब, सेम काम करती है. अगर मशीन ए पे पेन बनेगा तो बी पे भी पेन ही बनेगा. मशीन ए जो है उसकी कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए और इसकी लाइफ है 3 साल की, और इसकी कॉस्ट आएगी हर साल 40,000 रुपये रनिंग की कॉस्ट. मशीन ए परचेज प्राइस 1.5 लाख रुपए, लाइफ साइकिल 3 साल का और रनिंग कॉस्ट 40,000 रुपये पर एनम. इसी तरीके से एक दूसरी मशीन है मशीन बी, इज एन इकोनॉमी मॉडल. इकोनॉमी मॉडल उस मशीन को बोला जाता है जो सस्ता होता है. कॉस्ट केवल और केवल 1 लाख रुपए है, लेकिन बट विल लास्ट ओनली फॉर 2 ईयर्स. लेकिन मशीन बी की लाइफ केवल 2 साल है और इसको रन करने की कॉस्ट हर साल 60,000 रुपये है. तो आप देख सकते हो साफ साफ कि मशीन ए का परचेज प्राइस ज़्यादा है, बी की परचेज कॉस्ट कम है, बट मशीन ए की लाइफ ज़्यादा है और मशीन बी की लाइफ कम है. मशीन ए में रनिंग कॉस्ट कम आती है, मशीन बी में रनिंग कॉस्ट ज़्यादा आती है. दीज आर रियल कैश फ्लो. आप ये मान के चलो कि आपको जो भी कैश फ्लो वगैरह बताए गए हैं वो रियल है. एंड द कॉस्ट आर फोरकास्टेड इन रुपी ऑफ कांस्टेंट परचेजिंग पावर. देखो हमें पता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन भी होता है, बट क्वेश्चन कहता है आप इन्फ्लेशन मत मानो, आप परचेजिंग पावर कांस्टेंट मान के चलो. आज जो 40,000 रुपये में आपको चीज मिलेगी वो सेकेंड ईयर में भी 40,000 में मिल जाएगी, थर्ड ईयर में भी 40,000 में मिल जाएगी. इग्नोर टैक्स, कहीं ना कहीं ये सारी लाइनें इग्नोर करने वाली है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट आपको कंसीडर करना है 10%, जिसके आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है विच मशीन कंपनी एक्स शुड बाई. कंपनी एक्स को कौन सी मशीन परचेज करनी चाहिए. तो इसके लिए ऑफ कोर्स आप देख सकते हो क्वेश्चन में 2 मशीनें हैं और दोनों मशीनों की लाइफ अलग अलग है, और ऐसी सिचुएशन में हम डिसीजन लेने के लिए इक्वल एनुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं. हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 14. हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 14. आंसर नंबर 14 और हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्वल एनुअल कॉस्ट. 2 मशीनें हैं तो 3 कॉलम में आपका ये स्टेटमेंट बनेगा. ऑफ कोर्स फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ पर्टिकुलर्स और नेक्स्ट 2 कॉलम्स विल बी ऑफ मशीन्स. मशीनों के नाम है ए और बी. दिस इज मशीन ए एंड दिस इज मशीन. सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं परचेज कॉस्ट. तो क्वेश्चन ने कहा ए की कॉस्ट है 1,50,000, बी की कॉस्ट है 1 लाख. सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे परचेज कॉस्ट. ए की परचेज कॉस्ट 1,50,000 और बी की परचेज कॉस्ट 1 लाख, और ये हमेशा ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे ही होती है. इसके बाद क्वेश्चन ने कहा मशीन ए की लाइफ 3 साल, मशीन बी की लाइफ 2 साल. तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ मशीन ए की लाइफ है 3 साल और मशीन बी की लाइफ है 2 साल. अकॉर्डिंगली हमें फैक्टर्स अप्लाई करने हैं. देन क्वेश्चन ने कहा मशीन ए को चलाने की कॉस्ट हर साल 40,000 रुपये आएगी. तो हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट. हर साल की रनिंग कॉस्ट जो है वो आएगी 40,000.
मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट है 10%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट है 10%, और ये रनिंग कॉस्ट हर साल आएगी, तो इस पे अप्लाई होंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, मतलब 3 साल के फैक्टर का एडिशन। रेट है 10%, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल, एक बार दबाया फर्स्ट ईयर का आ गया, सेकेंड ईयर दबाया सेकेंड ईयर का आ गया, थर्ड टाइम दबाया थर्ड ईयर का आ गया। लेकिन मुझे इन तीनों फैक्टर का टोटल चाहिए, तो आपके कैलकुलेटर में जीटी होगा, इस जीटी को दबा देंगे तो वो तीनों सालों का टोटल आ जाएगा, दैट इज 2.4869 राउंड ऑफ में, 2.4869 आप कर सकते हो, 68 भी लिख सकते हो, 69 भी लिख सकते हो, क्योंकि इसके बाद 5 है, मैंने राउंड ऑफ में 9 कर दिया इसको। बिल्कुल इसी तरीके से जो मशीन बी है उसमें आपकी रनिंग कॉस्ट आएगी हर साल 60,000 की। इसकी लाइफ 2 साल की है, तो मुझे केवल 2 साल के फैक्टर का एडिशन चाहिए। 1 डिवाइडेड बाई 1.1 क्या आ गया फर्स्ट ईयर का फैक्टर, क्या आ गया सेकेंड ईयर का फैक्टर, दोनों को टोटल चाहिए, जीटी दबा दो, दोनों ईयर का टोटल आ गया 1.7355, 1.7355। कैलकुलेशन कर लो, 40,000 इंटू 2.4869, 99476। Similarly for machine B, 60,000 इंटू 1.7355 क्या आ जाएगा 104,130, 104,130। के अलावा आप देख सकते हो क्वेश्चन में ना तो कोई कॉस्ट है और ना कोई क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू है। आप इसका टोटल कर सकते हो, क्या आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट या टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, एक ही बात है। टोटल कर लो इसका, क्या आ जाएगा 1,50,000 प्लस 99,476, 249,476, 249,476, और ये आ जाएगा 204,130। बट आप इसके बेसिस पे डिसीजन नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि मशीन ए की लाइफ 3 साल है और बी की लाइफ 2 साल है, तो हमें कैलकुलेट करना है ईएसी, और ईएसी कैलकुलेट करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी से। एन्युटी मतलब 3 साल के फैक्टर का एडिशन, जो कि 2.4869 है। मशीन बी में 2 साल के फैक्टर का एडिशन, जो कि 1.7355 है। अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा ईएसी, क्या आ जाएगा 1,00,316, 1,00,316, और मशीन बी में आ जाएगा 117,620, 117,620। तो डिसीजन होगा हमारा मशीन ए, machine A should be selected, machine A should be selected due to lower EACO, EAC. This is the simple answer of question number 14. इसको आप कॉपी कर लीजिए। के बाद
नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में ही, दैट इज रिप्लेसमेंट। देखो रिप्लेसमेंट नाम से ही क्लियर है, अगर आपके पास पहले से ही कोई मशीन है और अगर आप उसको किसी नई मशीन से बदलना चाहते हो तो दैट इज नॉन एज रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का हमेशा तभी और तभी पर्पस सॉल्व होगा जब आपके पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग मशीन होगी, या फिर आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो कि मैं एक नई मशीन खरीदने जा रहा हूं तो उस मशीन को कब रिप्लेस कर दूंगा नई मशीन से तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो एक को दूसरी से चेंज करना, बदलना ही रिप्लेसमेंट कहलाता है। अब जो रिप्लेसमेंट है उससे रिलेटेड मैं अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करूं तो दो वैरायटी है क्वेश्चंस की। एक तो रिप्लेसमेंट विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिप्लेसमेंट विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और एक रिप्लेसमेंट विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो आप समझते हो, मनी की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंगली जो चेंज होती है उस चीज को कंसिडर करना इज नॉन एज रिप्लेसमेंट विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और उसको कंसिडर ना करना इज नॉन एज रिप्लेसमेंट विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सिंपल सी बात यह है, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट गिवन हो, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट गिवन हो तो वो सिचुएशन होगी विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी। व्हेन cost of capital rate, when cost of capital rate is given, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट गिवन है तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है रिप्लेसमेंट में, और अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट अप्लाई क्वेश्चन में नहीं करवाना होगा एग्जामिनर को तो व्हेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट इज नॉट गिवन, तो क्वेश्चन आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट नहीं बताएगा। और दोनों सिचुएशन में डिसीजन लेने का तरीका ऑफ कोर्स अलग अलग होगा, क्योंकि एक जगह मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी दैट इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और दूसरी जगह मुझे अप्लाई नहीं करना, तो ऑफ कोर्स दोनों जगह कैलकुलेशन का तरीका भी अलग अलग ही होगा। पहले मैं सिंपल कैलकुलेशन वाला तरीका आपको करा रहा हूं, दैट इज रिप्लेसमेंट विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। रिप्लेसमेंट विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। अगर रिप्लेसमेंट विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगा तो उस सिचुएशन में हमें एक स्टेटमेंट बनाना है दैट विल बी नॉन एज स्टेटमेंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ एवरेज कॉस्ट पर एनम। जैसे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट में ईएसी कैलकुलेट करते हैं, इक्वल एनुअल कॉस्ट, वैसे रिप्लेसमेंट में अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो हमें एक एवरेज कॉस्ट पर एनम कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट होगा, आपको कुछ ईयर बताए जाएंगे कि अगर मैं फर्स्ट ईयर में मशीन रिप्लेस करूं तो क्या होगा, सेकंड ईयर में करूं तो क्या होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से कई साल बता दिए जाएंगे, और हर साल में मशीन की रनिंग कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट जो भी है वो कितनी कितनी होगी वो आपको बता दिया जाएगा। तो आपको उस रनिंग कॉस्ट का क्यूमुलेशन लेना है। क्यूमुलेशन समझते हो, क्यूमुलेशन का मतलब एडिशन कर लेना, तो हम इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट।
सिंपल, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर की रनिंग कॉस्ट आ जाएगी, बट सेकेंड ईयर में फर्स्ट और सेकेंड ईयर का एडिशन, थर्ड ईयर में तीनों सालों का एडिशन, फोर्थ ईयर में चारों सालों की रनिंग कॉस्ट का एडिशन, और फिफ्थ ईयर में 500 साल की रनिंग कॉस्ट का एडिशन। इसी तरीके से हम नेक्स्ट कॉलम में डेप्रीशिएशन कंसीडर करेंगे कि अगर आप फर्स्ट ईयर में मशीन को रिप्लेस करोगे तो क्या डेप्रीशिएशन होगा, सेकेंड ईयर में रिप्लेस करोगे तो क्या डेप्रीशिएशन होगा, थर्ड ईयर में रिप्लेस करोगे तो क्या डेप्रीशिएशन होगा, फोर्थ ईयर में करोगे तो क्या डेप्रीशिएशन होगा, और फिफ्थ ईयर में करोगे तो क्या डेप्रीशिएशन होगा, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। के बाद आपको क्या करना है, ये जो क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट है और ये जो डेप्रीशिएशन की कॉस्ट है, इन दोनों का एडिशन कर लेना है। तो अगर मैं कहूं दिस इज द कॉलम 1, दिस इज द कॉलम नंबर 2, दिस इज द कॉलम नंबर 3, दिस इज द कॉलम नंबर 4, तो नेक्स्ट कॉलम में आपको 3+4 कर लेना है, दैट इज क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट और डेप्रीशिएशन का एडिशन यहाँ पे आपको कर लेना है। इससे आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। ये जो कॉलम होगा ये आपका टोटल कॉस्ट का कॉलम होगा। हमें फाइनली कैलकुलेट करनी होती है एवरेज कॉस्ट, तो हम लास्ट कॉलम में कैलकुलेट करते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये जो टोटल कॉस्ट है और ये जो ईयर है, टोटल कॉस्ट को ईयर से डिवाइड कर देना है। एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, जो टोटल कॉस्ट है दैट इज कॉलम नंबर 5, फिफ्थ कॉलम को आपने फर्स्ट कॉलम से डिवाइड कर देना है, तो आपको आपकी एवरेज कॉस्ट पता चल जाएगी। ये एवरेज कॉस्ट का मतलब ये है कि मेरी एवरेज कॉस्ट पर एनम कितनी आ रही है। तो जिस ईयर में आपकी एवरेज कॉस्ट पर एनम कम से कम हो जाएगी, उस साल में हम मशीन को रिप्लेस कर देंगे। तो डिसीजन देते वक्त आपने क्या करना है, मशीन शुड बी रिप्लेस्ड, मशीन शुड बी रिप्लेस्ड in the year in which average cost is minimum। जिस साल में आपकी एवरेज कॉस्ट कम से कम आ जाएगी, उस साल में आपको मशीन को रिप्लेस कर देना है कि उसके बाद आपकी कॉस्ट वापस इंक्रीज होना शुरू होते हुए आपको देखने को मिलेगा। हेडिंग पुट करो रिप्लेसमेंट, और ये 2 स्लाइड्स आपने कॉपी करनी है। इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसके एप्लीकेशन देखेंगे, तो आप ज़्यादा बेटर उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कॉपी करो। एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कि जब हमसे रिप्लेसमेंट के बारे में पूछा जाए, कब मशीन रिप्लेस करनी है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट ना गिवन हो, तो उस सिचुएशन में हम किस तरीके से डिसीजन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, दिसंबर 2013 में पूछा गया। द डेटा ऑफ रनिंग कॉस्ट पर ईयर एंड रीसेल प्राइस ऑफ इक्विपमेंट ए
whose purchase price is ₹2 lakh are as follows. एक इक्विपमेंट है ए, हमने 2 लाख रुपए में इसको खरीदा, उसका रनिंग कॉस्ट पर ईयर क्या है और रीसेल प्राइस हर साल क्या है वो आपको बताया हुआ है। आपको ईयर बता दिए 1 से लेकर 7 तक, रनिंग कॉस्ट बताई हुई है और रीसेल वैल्यू बताई हुई है। रीसेल वैल्यू आपकी 1000 में है, रनिंग कॉस्ट भी आपकी 1000 में है। क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ा जाता है, अगर मैं फर्स्ट ईयर में बात करूं तो फर्स्ट ईयर में रनिंग कॉस्ट आएगी 30,000 रुपए और फर्स्ट ईयर के एंड में अगर इस मशीन को बेचा जाए 1 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। मतलब फर्स्ट ईयर में अगर मैं बात करूं तो रनिंग कॉस्ट 30,000 और डेप्रीशिएशन की बात करूं तो 1 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन लग रहा है, क्योंकि 2 लाख रुपए आपका परचेज प्राइस और रीसेल वैल्यू केवल 1 लाख, तो 1 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन लग रहा है। इसी तरीके से हर साल आपको रनिंग कॉस्ट बता दी गई है, तो आप एज इट इज कॉपी कर सकते हो। रीसेल वैल्यू आपने समझना है थोड़ा सा डेप्रीशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर 2 लाख रुपए का परचेज प्राइस है, अगर 1 लाख रीसेल वैल्यू है तो डेप्रीशिएशन विल बी 1 लाख। अगर 50,000 रुपए रीसेल वैल्यू है तो डेप्रीशिएशन विल बी 1,50,000। अगर 25,000 रुपए रीसेल वैल्यू है, 2 लाख माइनस 25,000, 1,75,000 विल बी द डेप्रीशिएशन। अगर रीसेल वैल्यू केवल 12,000 है तो आपके लिए डेप्रीशिएशन 1,88,000 है, और अगर रीसेल वैल्यू केवल 8,000 है तो डेप्रीशिएशन लग जाएगा 1,92,000 का। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है पहली, व्हेन इज द ऑप्टिमम पीरियड फॉर रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का बेस्ट टाइम क्या है, बेस्ट पीरियड क्या है वो बताओ। और रिप्लेसमेंट का बेस्ट पीरियड वो होता है जहां पे आपको कॉस्ट कम से कम दिखाई देती है। कौन सी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट पर ईयर। और इसके लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ एवरेज कॉस्ट पर एनम। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 15, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 15 और हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। पहले कॉलम में हम लिखेंगे ईयर, एज पर क्वेश्चन 7 ईयर्स हमें यहां पे लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे रनिंग कॉस्ट, थर्ड कॉलम में हमें इस रनिंग कॉस्ट का क्यूमुलेशन करना है, तो हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट। नेक्स्ट फोर्थ कॉलम में हमें डेप्रीशिएशन लिखना है। फिफ्थ कॉलम में हम क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट और डेप्रीशिएशन को ऐड करके टोटल कॉस्ट लिखेंगे, और लास्ट कॉलम में हम टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ईयर लिख देता हूं सबसे पहले एज पर क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7। हर साल जो रनिंग कॉस्ट गिवन है वो आप कॉपी कर सकते हो। सारी फिगर थाउजेंड्स में है, 30,000, 38,000, 30,000, 38,000, 46,000, 58,000, 46,000, 58,000, 75,000, 90,000, 75,000 और 90,000 एंड लास्ट में 1,10,000। ये तो हो गई रनिंग कॉस्ट। अब हमें रनिंग कॉस्ट का टोटल करना है कि अगर 1 साल में रिप्लेस कर दें तो 30,000 रुपये लगेंगे, अगर 2 साल में रिप्लेस करोगे तो दोनों सालों के मिला के 68, 3 सालों में करोगे तो 68 प्लस 46 और लग जाएंगे, 1,14,000 की कॉस्ट लग जाएगी। 4 साल में करोगे तो 58 और लग जाएगा, 1,72,000 लग जाएगा। 5 सालों में रिप्लेस करोगे तो 75,000 रनिंग पे और लग जाएगा, 247।
6 साल में रिप्लेस करोगे तो 90,000 रुपये और लग जाएगा, 3,37,000 रुपये लग जाएंगे। और अगर 7 सालों के बाद रिप्लेस करोगे तो 4,47,000 रुपये आपकी रनिंग कॉस्ट आ जाएगी। डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लो। सर 2 लाख रुपए में खरीद रहे हो और अगर रीसेल वैल्यू 1 लाख है तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर में आपको 1 लाख रुपए डेप्रीशिएट करना पड़ेगा। अगर सेकंड ईयर में बेचोगे तो 50,000 में बिकेगी 2 लाख की वैल्यू की माल, तो 1.5 लाख डेप्रीशिएट करना पड़ेगा। तीसरे साल में 25,000 में ही बिकेगी तो 1,75,000 डेप्रीशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि परचेज प्राइस तो 2 लाख है। फोर्थ ईयर में करोगे तो 12,000 मिलेगा, 2 लाख माइनस 12,000, 188 डेप्रीशिएट करना पड़ेगा। उसके बाद किसी भी साल में बेच लो 8,000 रुपये तो मिल ही जाना है। मतलब चाहे 5th ईयर के एंड में बेचो, 6th ईयर के एंड में बेचो, चाहे 7th ईयर के एंड में, आपको 192 ही डेप्रीशिएट करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट और डेप्रीशिएशन का टोटल कर लिया जाए तो आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। दैट विल कम 1,30,000, 68 प्लस 1,50,000, दैट विल बी 2,18,000, 1,14,000 प्लस 1,75,000, that will be 2,89,000, 1,72,000 plus 1,88,000, that will be 3,60,000. Next है 247 plus 192, 439. Next है 1,92,000 plus 3,37,000, 5,29,000. लास्ट है आपका 1,92,000 प्लस 4,47,000, 6,39,000। ये आपको टोटल कॉस्ट पता चल गई। इसका मतलब ये है कि अगर पहले साल के एंड में रिप्लेस किया जाए तो कॉस्ट 1,30,000 की होगी, तो मतलब पर एनम 1,30,000 की कॉस्ट है। अगर 2 सालों में रिप्लेस किया जाए तो 2,18,000 की कॉस्ट, तो पर एनम ये पड़ेगा आपको 2,18,000 डिवाइड बाई 2, 1,09,000 की कॉस्ट पड़ेगी। अगर 3 साल में रिप्लेस कर दिया जाए तो 2,89,000 की कॉस्ट है 3 साल की, तो ये आपको पड़ेगा 96,333 पर एनम। आप देख रहे हो हर साल कॉस्टिंग आपकी कम होती जा रही है पर एनम। अगर 4 साल में रिप्लेस करोगे तो 3,60,000, एवरेज हो गया 90,000 रुपये पर एनम। अगर 5 साल में रिप्लेस करोगे तो ये हो गया 4,39,000 5 साल के लिए, तो हर साल 87,800। अगर 6th ईयर में करोगे तो 5,29,000 की कॉस्ट है 6 सालों की। अब ये कॉस्ट वापिस बढ़ना शुरू हो गई 88,167। और लास्ट अगर 7 साल के बाद करोगे तो 639 का टोटल एक्सपेंस है 7 ईयर्स के लिए, तो एवरेज आ जाएगा 91,286। तो आप देख सकते हो कि कम से कम कॉस्ट मुझे तब पड़ेगी जब मैं इस मशीन को 5th ईयर के एंड में रिप्लेस कर दूं, क्योंकि 6th ईयर के बिगनिंग से ये कॉस्टिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो 5th ईयर के एंड में मुझे इस मशीन को रिप्लेस कर देना चाहिए। तो डिसीजन होगा मशीन शुड बी रिप्लेस्ड, machine should be replaced at the end of 5th year. 5th ईयर के एंड में आपको इस मशीन को रिप्लेस कर देना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। पहले आप इसी को कॉपी करो, उसके बाद ही हम आगे मूव ऑन करेंगे। पहले आप इसको कॉपी करो।
के बाद क्वेश्चन की एक सेकेंड रिक्वायरमेंट और है जिसको आप ध्यान से देखना, थोड़ा सा टेक्निकल है। सेकेंड पॉइंट कहता है व्हेन इक्विपमेंट ए जो था एज इज 2 years ओल्ड, कहते हैं जब इक्विपमेंट ए 2 साल का था, मतलब ये 2 साल निकाल दो, इन 2 सालों के बाद यहां पे इस पॉइंट पे इक्विपमेंट बी विच इज ए न्यू मॉडल फॉर द सेम यूसेज इज अवेलेबल, मतलब पहले और दूसरे साल के लिए मेरे पास इक्विपमेंट बी अवेलेबल नहीं था। जैसे ही ये 2 साल खत्म हुए, हमारे पास मार्केट में मतलब एक नया मॉडल है इक्विपमेंट बी। द ऑप्टिमम पीरियड फॉर रिप्लेसमेंट इज 4 years। ये जो इक्विपमेंट बी है इसका रिप्लेसमेंट का पीरियड है 4 साल का, मतलब जब भी आप इक्विपमेंट बी यूज करना शुरू करोगे 4 साल के बाद आपको उसको रिप्लेस करना है। विद एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 72,000, जैसे कि हमने इक्विपमेंट ए के लिए एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट की और बता दिया कि 5th ईयर के एंड में इसको रिप्लेस कर लेना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन ऑलरेडी कैलकुलेशन करके आया है मशीन बी की, और कहते हैं एवरेज कॉस्ट 72,000 पर एनम है 4 साल के बाद, तो वहां पे हमें इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, शुड इक्विपमेंट ए बी चेंज्ड विद इक्विपमेंट बी। अगर केवल इतना ही पढ़ूं तो क्वेश्चन जानना चाहता है कि क्या हमें इक्विपमेंट ए की जगह इक्विपमेंट बी लाना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो कि इक्विपमेंट ए जो है उसका रिप्लेसमेंट का टाइम पीरियड जो भी है, एवरेज कॉस्ट इसकी पर एनम 87,800 है, जबकि इक्विपमेंट बी की एवरेज कॉस्ट ये 72,000 ही बता रहे हैं। तो अगर आप मुझसे केवल और केवल ये पूछोगे कि क्या मशीन ए की जगह बी लेकर आऊं, मेरा आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि ए में मुझे एवरेज कॉस्ट 87,800 दिखाई दे रही है, जबकि मशीन बी में ये केवल 72,000 है। तो सबसे पहले तो सेकेंड पॉइंट में मैं आंसर दूंगा मशीन ए should be replaced। Machine A should be replaced with machine B। मशीन ए को हटाकर मशीन बी आप ले आओ। कारण है ड्यू टू लोअर एवरेज कॉस्ट इन मशीन बी। कारण यह है कि मशीन बी में एवरेज कॉस्ट कम है, ओनली 72,000, जबकि ए में हमने 87,800 कैलकुलेट किया। यहां तक का आंसर तो यही था, बट क्वेश्चन आगे चाहता है इफ सो, अगर आप कहते हो हाँ रिप्लेस करना चाहिए, इन विच ईयर इट विल बी रिप्लेस, तो मैं मशीन ए को हटाकर मशीन बी कब लेकर आऊं। देखो क्वेश्चन ने आपको ये तो क्लियर किया कि आप पहले साल में मशीन बी नहीं ला सकते और सेकेंड ईयर में भी मशीन नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि जब इक्विपमेंट ए की एज 2 साल थी तब मशीन दैट इज इक्विपमेंट बी मार्केट में आया। तो इसका मतलब मेरे पास रिप्लेसमेंट ऑप्शन स्टार्ट होता है 3rd ईयर से। तो मैं चेक करूंगा 3rd ईयर में मशीन ए की क्या कॉस्ट है। तो इसके लिए मैं मशीन ए की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। मशीन ए की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, वो भी कौन से ईयर में? 3rd ईयर में। 1st ईयर में रिप्लेसमेंट का ऑप्शन ही नहीं है, 2nd ईयर में रिप्लेसमेंट का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बी मशीन आई ही 3rd ईयर में है। अब
थर्ड ईयर अगर मैं देखूं तो तीसरे साल में मेरी टोटल कॉस्ट है मशीन ए की 289 और 2 सालों में ये 2,18,000 थी। इसका मतलब केवल तीसरे साल की मैं बात करूं तो 289 माइनस 2,18,000 कि 2 सालों में 218 लग गए, 3 सालों में 289, तीसरे साल में 71,000 की कॉस्ट है। तीसरे साल में ये 289 टोटल है और 2 सालों का टोटल था 218 का मतलब केवल और केवल तीसरे साल को मैं चेक करूं, तीसरे साल में ये 71,000 का खर्चा है, जबकि मशीन बी में 72,000 की एवरेज कॉस्ट है। इसका मतलब थर्ड ईयर में तो रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, थर्ड ईयर तो आप मशीन ए ही चलाओ। चेक करो फोर्थ ईयर, 4 सालों की टोटल कॉस्ट होती है 360 और 3 सालों की टोटल कॉस्ट होती है 289, तो 360 माइनस 289, इसका मतलब चौथे साल में भी 71,000 का ही खर्चा है। 3,60,000 4 साल का टोटल माइनस कर दो 3 साल का टोटल, इसका मतलब चौथे साल में भी मशीन ए को यूज करने पे 71,000 का खर्चा है, जबकि बी यूज करूंगा तो 72,000 का खर्च होगा। अभी भी चौथे साल भी मशीन ए ही चला लो आप। पांचवा साल चेक कर लो, 5 सालों का टोटल कॉस्ट थी आपकी 439 और 4 सालों का टोटल 360, 4,39,000 माइनस 360 क्या आ गया 79,000, क्या आ गया 79,000, 4,39,000 माइनस 3,60,000 क्या आ गया 79,000। जबकि अगर मैं इस साल में मशीन बी यूज करूं तो केवल 72,000 का खर्च आएगा। इसका मतलब आपको मशीन चौथे साल के एंड में रिप्लेस कर देनी चाहिए और 5वें साल के बिगिनिंग में रिप्लेस कर देनी चाहिए। तो आंसर होगा मशीन ए शुड बी रिप्लेस्ड, machine A should be replaced with machine B at the end of फोर्थ ईयर। कि तीसरे और चौथे साल में तो मशीन ए ही ज्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, फिफ्थ ईयर से मशीन आपकी बी बेनिफिशियल हो जाएगी, तो फोर्थ ईयर के एंड में और फिफ्थ ईयर के बिगनिंग में आपको मशीन बी इंस्टॉल कर देनी चाहिए और मशीन ए को हटा देना चाहिए। दिस इज द आंसर ऑफ पॉइंट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। आज की जो क्लास है वो हम यहीं पे फिनिश करेंगे। आज की क्लास में हमने मेनली 2 पॉइंट डिस्कस किए। एक तो अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा मशीनें गिवन हो और उनकी लाइफ अलग अलग हो और हमें उनमें से कोई एक सिलेक्ट करनी हो, तो हम उसके लिए इक्वल एनुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इक्वल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो टोटल कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और उसको डिवाइड कर दो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी से, तो आपको ईएसी मिल जाएगा। ईएसी जिस मशीन का कम होगा दैट मशीन शुड बी सिलेक्टेड। उसके बाद हमने एक रिप्लेसमेंट का टॉपिक भी डिस्कस किया कि रिप्लेसमेंट में 2 वैरायटी है क्वेश्चंस को लेकर, एक तो विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट, एक विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट नहीं है तो वो विदाउट माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट है तो विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी माना जाएगा। इसमें मैंने आपको विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट करवा दिया, जिसमें हम एवरेज कॉस्ट पर ईयर कैलकुलेट करते हैं हर साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस साल में वो एवरेज कॉस्ट पर ईयर कम से कम होता है दैट इन दैट ईयर
मशीन शुड बी रिप्लेस। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्लास में रिप्लेसमेंट विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट देखना है, और साथ में जो थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में से वो थ्योरी क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, और मे बी नेक्स्ट क्लास में आपका लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का चैप्टर हम कंप्लीट कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।